हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट्स शेयर करने वाला हूं। ये सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 की दिसंबर 23 टर्म ऑफ एग्जामिनेशंस का सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट है, राइट। एंड कैंडिडेट ने 58 मार्क्स सिक्योर किया है इस सब्जेक्ट के अंदर, और उन्होंने प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं। एंड ये आंसर शीट एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस है जो प्रेजेंट करता है कि अपने आंसर्स को कैसे अच्छे से लिखना चाहिए, राइट। एंड मैं इस कैंडिडेट का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें इस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट्स को शेयर करने की अनुमति दी। ये कई स्टूडेंट्स की तैयारी में मदद करेगी। सभी सीएमए इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स जो अपकमिंग जून टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप ऑलवेज मोटिवेट रहें और मेहनत करते रहें, राइट। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। एंड इस आंसर शीट को एक गाइड और इंस्पिरेशन के रूप में ऑलवेज यूज करें। और जो कैंडिडेट्स अपना इंटरमीडिएट ऑलरेडी पास कर चुके हैं, उनको सीएमए फाइनल की तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है और आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। आप ज़रूर सफल होंगे, राइट। एंड वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे और भी इम्पोर्टेंट कंटेंट मिलता रहे। और तो चलिए शुरू करते हैं, राइट। तो इस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट के अंदर कैंडिडेट को मिला है 58 मार्क्स। एंड सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में कैंडिडेट ने 12 क्वेश्चन नंबर 1 में 12 मार्क्स, एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी एमसीक्यू टाइप है, वहाँ पर भी 12 मार्क्स, मतलब 22 मार्क्स सिक्योर किया है एमसीक्यू में। एंड विच इज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव। एंड ये एमसीक्यू ही है जो हमें एग्जामिनेशन लाने में बहुत हेल्प करेगा एंड ऑल्सो सिक्योरिंग गुड मार्क्स, राइट। 60 या 60 से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए पहला काम करना है एमसीक्यू। एमसीक्यू ही हमें पास करा सकता है एज वेल एज फॉर सिक्योरिंग एग्जामिनेशंस, ओके। एंड देन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में 4 मार्क्स, देन क्वेश्चन नंबर 3 में 6, क्वेश्चन नंबर 4 में 6 मार्क्स, देन क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एमसीक्यू टाइप है, वहाँ पर 12 मार्क्स मिला है। देन क्वेश्चन नंबर 7 में 4 + 4 8, देन क्वेश्चन नंबर 8 में 5 मार्क्स मिला है, देन क्वेश्चन नंबर 10 में 5। तो ऐसे करके 58 मार्क्स मिला है कैंडिडेट को, राइट, विच इज़ वेल एंड गुड। तो हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। सी हियर यू नीड टू प्रेजेंट इन दिस वे, सॉरी यहाँ पर सेक्शन राइट किया, सेक्शन ए, राइट। तो ऐसे ही हेडिंग लिखना है। पहले आपको अगर सेक्शन ए करना है तो सेक्शन ए यहाँ पर मेंशन करना है, राइट, टॉप ऑफ द पेज, सेक्शन ए। देन यू नीड टू प्रेजेंट हियर एंड यू नीड टू राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, सो दैट इट विल बी ए क्लियर इंफॉर्मेशन मिलेगा कि इस पेज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, राइट। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, तो ऐसे ही प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ए में कैंडिडेट को मिला है ओके 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। तो कैंडिडेट को क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पूरे के पूरे 12 मार्क्स मिला है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में था 6 + 4, चॉइस बेस्ड क्वेश्चन में था 6, एंड जो कॉलम 1 विथ कॉलम 2 था 4 मार्क्स का, प्लस सेंटेंस का ट्रू और फॉल्स का था 4, 6 + 4 + 14 मार्क्स, राइट। तो 14 मार्क्स था कंसोलिडेटेड, और यहाँ पर कैंडिडेट को मिला है 12 मार्क्स, 12 मार्क्स आउट ऑफ 14 मार्क्स, ओके। 12 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 14 मार्क्स, विच इज़ वेल एंड गुड। एमसीक्यू में ऐसे ही 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाता है, राइट। तो ये सबके साथ होता है, इसमें कोई मतलब इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो हमको क्या करना है, ट्राई टू सिक्योर मैक्स टू मैक्स 12 to
10 to 12 मार्क्स, 10 to 12 मार्क्स हमको सिक्योर करना है इन MCQ आउट ऑफ 14 मार्क्स, राइट। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, राइट, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2A। तो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2A में 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट। एंड यहाँ पर कैंडिडेट को मिला है, क्वेश्चन नंबर 2A है 8 मार्क्स, 8 मार्क्स से कैंडिडेट को मिला है 4 मार्क्स, कैंडिडेट को मिला है 4 मार्क्स। वो इसलिए है, यहाँ पर कैंडिडेट ने प्रेजेंट तो किया है। क्वेश्चन नंबर 2A ये था the capital structure of a company consists of 1,20,000 equity shares of ₹10 is fully paid off and 4,000 company accounts का एक क्वेश्चन है। 6% preference shares of ₹10, ₹100 is fully paid off. The company has ₹2,80,000 in general reserve, ₹40,000 as PL account, and ₹80,000 in investment allowance reserve not available for distribution of dividend, and ₹44,000 in securities premium. The preference shares are due for redemption at a premium of 10%. The company decides to make a fresh issue of equity shares at par and to use profits and reserve in a manner so that a minimum balance of ₹40,000 is maintained in general reserve. So the journal entries to give effect of the above arrangement assume that the company does not belong to the prescribed class of companies recognized for the purpose of redemption, राइट। तो ये क्वेश्चन है, तो कैंडिडेट ने ऐसे प्रेजेंट किया है क्वेश्चन नंबर, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2A, राइट। गिवन इन्फॉर्मेशन दिया गया है, देन ये एक टेबल प्रिपेयर किया है, देन जर्नल फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो ऐसे ही जर्नल एंट्री किया है, राइट। जर्नल एंट्री फास्ट 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट to preference shareholder account being 6% preference share capital account due for redemption, right. Then bank account debit to equity share capital account being fresh issue of equity shares capital made, right. तो जर्नल एंट्री किया है कैंडिडेट ने, कैंडिडेट का जो पूरे अच्छे से डीप एनालिसिस किया है, राइट। कंपनी अकाउंट्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस किया है, इसलिए कैंडिडेट ने अच्छे से जर्नल एंट्री को प्रेजेंट किया है। बच्चे लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री नहीं करके आते हैं, राइट। तो यहाँ पर इस कैंडिडेट ने अच्छे से वेल प्रेजेंट किया है ऑल द जर्नल एंट्रीज, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत गलत हो गया है। जैसे कि ये जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ऐसे ही 1 या 2 जर्नल एंट्री गलत हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर 8 मार्क्स से 4 मार्क्स मिला है, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट। बाकी आपका प्रेजेंटेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, अगर प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो मार्क्स मिल जाएगा, एटलीस्ट स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2B को कैंडिडेट ने अटेंड नहीं किया है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 3A अटेंड किया है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3A, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3A अगेन कंपनी अकाउंट्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, राइट। कैश फ्लो प्रिपेयर करने का, राइट। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का, जिसका वेटेज था 8 मार्क्स, राइट। 8 मार्क्स का वेटेज था कैश फ्लो प्रिपेयर करने का। तो कैंडिडेट ने यहाँ पर कैश फ्लो प्रिपेयर किया है इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू, राइट। पहले कैंडिडेट ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट किया है, राइट। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया 17,80,000, देन ट्रेड पेएबल, देन इन्वेंट्री 40,000 लेस किया है, देन ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर फॉर टैक्स 19,80,000 आया है करंट ईयर का प्रॉफिट, देन टैक्स पेड किया हुआ है 5,20,000, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया है 14,60,000, राइट। देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट किया है, डिविडेंड रिसीव्ड,
देन परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, ये सब लेस किया हुआ है, राइट। देन इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया 9,20,000। देन कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज़, फिनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या एलिमेंट्स आर होता है, जैसे कि इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, बैंक लोन, राइट। तो इसलिए ये सब लेस होगा। तो इंटरेस्ट पेड 2,80,000, डिविडेंड पेड 3,60,000 एंड बैंक लोन 1,20,000। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी आया है कैंडिडेट का 5,20,000। टोटल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आया है 20,000। आर ओपनिंग कैश बैलेंस एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस 1,20,000, 1,40,000 आया है, राइट। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 14,60,000। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आया है 9,20,000 का नेगेटिव। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी आया है 5,20,000, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3A में कैंडिडेट को मिला है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3A, राइट। क्वेश्चन नंबर 3A में कैंडिडेट को मिला था 6 मार्क का क्वेश्चन नंबर 3A में कैंडिडेट को 6 मार्क्स मिला है। एक्चुअली 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, कैंडिडेट का नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये करेक्ट है 14,60,000, ये ठीक से आया है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये 9,20,000 जो कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव आया है, राइट। एंड नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ ये 5,20,000 नेगेटिव है, ये नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। देन 20,000 आया है, देन 20,000, देन यहाँ पर ओपनिंग कैश बैलेंस 1,20,000 ऐड करना है। यहाँ पर कैंडिडेट ने ऐड किया है 1,20,000, ठीक है। तो बैलेंस आया है क्लोजिंग, ठीक है 1,40,000, बट फिर भी कैंडिडेट को क्वेश्चन नंबर 3A के हिसाब से मिलना चाहिए था 8 मार्क्स, 8 मार्क्स मिलना चाहिए था, बट कैंडिडेट को मिला है सिर्फ 6 मार्क्स मिला है, राइट। तो यहाँ पर 6 आउट ऑफ 8 मार्क्स, कैंडिडेट को 6 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 8 मार्क्स। कैंडिडेट ने सब कुछ ठीक ठाक ही किया है, राइट। आंसर भी, फाइनल आंसर भी ठीक ठाक आया है, बट फिर भी 6 मार्क्स मिला है, वो इसलिए और भी थोड़ा प्रेजेंटेशन को इंक्रीज करना था, राइट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है एक बैलेंस शीट रिलेटेड ट्रायल बैलेंस दिया गया है। तो कैंडिडेट को एक PL अकाउंट विथ बैलेंस शीट बनाना है। नोट्स टू अकाउंट शुड बी फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 ट्रायल बैलेंस दिया गया था क्वेश्चन के अंदर, तो इसमें बैलेंस शीट एंड PL अकाउंट बनाना था। तो कैंडिडेट ने ऐसे ही किया है, राइट। पहले कैंडिडेट ने PL अकाउंट प्रिपेयर किया है। लेट्स सी कैंडिडेट को कितना मार्क मिला है क्वेश्चन नंबर 4 में, देन एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में मिला है 6 मार्क्स, ओके। 6 आउट ऑफ अच्छा 12 मार्क का क्वेश्चन था, मिला है सिर्फ 6 मार्क्स, राइट। 6 मार्क्स मिला है, 6 मार्क्स आउट ऑफ 12 मार्क्स, आउट ऑफ 12 मार्क्स। वो इसलिए यहाँ पर कैंडिडेट ने कोई PL अकाउंट प्रिपेयर किया है, देन बैलेंस शीट, ओके। देन यहाँ पर नोट्स लिखा है। नोट्स एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए था
नोट्स यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, फिर भी नोट्स नंबर लिखना चाहिए था यहाँ पर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, यहाँ पर नोट्स नंबर लिखना चाहिए था। ये एक बैड इम्प्रेशन है, राइट। तो कैंडिडेट ने मेंशन किया है नोट नंबर, बट यहाँ पर नंबर नहीं लिखा है। तो पीएल अकाउंट कितना आया है कैंडिडेट का, ये तो बैलेंस शीट हो गया। अच्छा, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, 12,76,800 नेट आज पर सजेस्टेड आंसर। जो इनकम है, रेवेन्यू होना चाहिए था, नेट प्रॉफिट 12,76,800। ओके, बट यहाँ पर कैंडिडेट ने गलत कर दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 62,40,000, ठीक है। देन अच्छा, इसमें अदर इनकम ऐड करना चाहिए था, ऐड नहीं किया है। अदर इनकम ऐड करने के बाद ये होना चाहिए था 63,84,000। तो ऐसे करके यहाँ पर कैंडिडेट ने पीएल अकाउंट को थोड़ा सा गलत कर दिया है, इसलिए यहाँ पर स्टेप मार्क्स के थ्रू मार्क मिला है। यहाँ पर पीएल अकाउंट में 2 मार्क्स मिला है। देन बैलेंस शीट पर्टिकुलर्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। देन बैलेंस शीट को प्रेजेंट किया है 24 लाख का नेट करंट लाइबिलिटी आया है। ट्रेड पेएबल 11,04,000। टोटल लाइबिलिटी होना चाहिए था 87,60,000, बट टोटल लाइबिलिटी यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन नहीं किया है, राइट, गलत कर दिए हैं। एंड यहाँ पर एसेट्स के अंदर नॉन करेंट एसेट्स होना चाहिए था 48,60,000, बट यहाँ पर कैंडिडेट का आया है कितना, 36,90,000। $51,30,000, राइट। तो अगेन ये भी रॉन्ग है। करेंट एसेट होना चाहिए था 39 लाख, राइट, ये भी रॉन्ग है। बट फिर भी स्टेप मार्किंग्स मिला है, यहाँ पर भी बैलेंस शीट में भी 2 मार्क्स मिला है, राइट। अगर प्रेजेंट भी कर दोगे ना बैलेंस शीट को बनाकर, तो फिर मार्क मिल जाएगा, राइट। ऐसा नहीं है कि पूरे फुल टू फुल मार्क कट जाएगा। अगर प्रेजेंटेशन ठीक ठाक है, अगर और फाइनल आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर भी आंसर मतलब मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे करके कैंडिडेट ने यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर किया है, तो नोट्स में कैंडिडेट को हाफ मिला है, राइट। तो ठीक है, 12 मार्क्स था, तो कैंडिडेट को 6 मार्क्स ही मिला है, ओनली बिकॉज ऑफ वेल प्रेजेंटेशन एंड हार्ड वर्क, राइट। कैंडिडेट ने सब कुछ किया है, बाकी जो फाइनल आंसर है वो गलत है। इसके वजह से कैंडिडेट को 12 मार्क्स से 6 मार्क्स मिला है, एंड दैट टू बी ओनली बिकॉज ऑफ स्टेप मार्किंग। ओके, सो स्टेप मार्किंग इज देयर। सो अगर कोई कैंडिडेट ने लिखकर भी आए हैं तो मार्क्स मिलेगा। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 अगेन एमसीक्यू टाइप है। एमसीक्यू में 12 मार्क्स मिला है। पार्ट बी जो है सेक्शन बी, राइट, जो कि ऑडिट का है। तो सेक्शन बी में मिला है कैंडिडेट को 12 मार्क्स आउट ऑफ 14 मार्क्स, राइट, आउट ऑफ 14 मार्क्स।
हाँ 14 मार्क्स से 12 मार्क्स मिला है। अगेन यहाँ पर 2 क्वेश्चन गलत हो गया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1A का VI जो कि होना चाहिए था एक्चुअली B, बट कैंडिडेट ने A मेंशन किया है, इसलिए इनकरेक्ट हो गया है। एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 का C में जो IV है वो भी कैंडिडेट ने फॉल्स लिखा है, वो एक्चुअली ट्रू होना चाहिए, राइट। तो ऐसे करके 14 से 12 मार्क्स मिला है कैंडिडेट को इन सेक्शन B, दैट इज ऑडिट। ओके, देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7A। क्वेश्चन नंबर 7A अगेन ए ऑडिट रिलेटेड क्वेश्चन, theoretical question, distinguish between statutory audit and government audit, right। तो कैंडिडेट ने ठीक ठाक मेंशन किया है ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो इसलिए कैंडिडेट को मिला है ये था एक्चुअली 5 मार्क्स का क्वेश्चन। 5 मार्क्स से कैंडिडेट को 4 मार्क्स मिला है क्वेश्चन नंबर 7A में। 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स, 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स, राइट। तो देखो यहाँ पर कैसे प्रेजेंट करना है। पहले आपको लिखना है हेडिंग में क्वेश्चन नंबर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7A, देन डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड गवर्नमेंट ऑडिट। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड गवर्नमेंट ऑडिट का क्या डिफरेंस है, राइट। तो ये कैंडिडेट ने लिखा है statutory audit is conducted in public company and private company, but in case of government audit is conducted in government company, government agencies, etc, right। And statutory audit में और statutory auditor is appointed by shareholder of company, but in case of government auditor is appointed by comptroller and auditor general of India, मतलब CAG, okay। देन कैंडिडेट ने मेंशन किया है स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स BOD और शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी, बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज CAG, राइट। अगेन कैंडिडेट ने मेंशन किया है देयर इज ए फॉर्मेट ऑफ सबमिशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट एज पर SA 700 स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट, एंड in case of government audit, format of government audit report is prescribed by CAG only, okay। And another point, statutory auditor can be removed by board of director by approval of central government। in case of government auditor can be removed by CAG, right। तो point सब कुछ ठीक ठाक है। and in addition to this question, स्टैट्यूटरी ऑडिट एप्लीकेबल होता है ऑल प्राइवेट कंपनीज, ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड पार्टनरशिप कंसर्न्स ऑल्सो इन सम केसेस। एग्जाम्पल टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट। बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट के केस में एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज ऑल्सो। ये है फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में in case of private companies, shareholders, and in case of sole business person and partnership, business person or partners, and in case of trustee or या फिर you can say managing committee, and in case of cooperative societies, managing committee with the prior approval of the registrar। And similarly, in case of government audit, in case of government departments, CAG, and in case of statutory corporation as per the provision of the special statutes for that corporation, and in case of government company law board on the advice of the CAG, etc, right। तो ये है। and in case of statutory audit report is submitted to the owners या फिर shareholders in a format prescribed by the Company Act 2013 in the case of companies, and in case of government audit report is submitted to the shareholders and a copy is given to the comptroller and auditor general in the format prescribed by the CAG, right। तो ऐसे ही लिखना चाहिए था, कैंडिडेट ने सब कुछ ठीक ठाक लिखा है, राइट। तो इसलिए 5 से 4 मार्क्स मिला है कैंडिडेट को, राइट, विच इज वेल एंड गुड। अगर प्रेजेंटेशन ठीक ठाक है एंड पॉइंट टू पॉइंट लिखा है तो मार्क्स मिल जाएगा। कोई भी एडिशनल सेंटेंस ऐड नहीं करना है, जितना आता है उतना ही लिखना है।
एंड पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, राइट। देन आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7B, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7B। अगेन 7B जो है 7B का वेटेज था 7 मार्क्स का, एंड यहाँ पर कैंडिडेट को मिला है क्वेश्चन नंबर 7B में कैंडिडेट को मिला है 4 मार्क्स शायद, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7B में कैंडिडेट को मिला है 4 मार्क्स, राइट। तो 4 मार्क्स मिला है, बट यहाँ पर फुल मार्क्स था 7 मार्क्स, 4 आउट ऑफ 7 मार्क्स। 4 मार्क्स का 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो 4 मार्क्स मिला है, राइट। क्वेश्चन इज ऑल अबाउट डिस्कस द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या है, राइट। तो कैंडिडेट ने यहाँ पर लिखा है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज ए मैनेजरियल फंक्शन व्हिच मेक्स ऑर्गेनाइजेशन मोर इफेक्टिव इन ऑपरेशन। The organization should always aim to strengthen the internal control system so as to achieve the main goal of entity, right? तो ऐसे ही लिखना है clearly. And what are the basic elements of internal control system? First, planning होना चाहिए, planning of work, right? Efficient planning होना चाहिए. Then as per candidate का जो points, then competent personnel होना चाहिए, authorization होना चाहिए, right? And planning के केस में क्या होगा? The day-to-day activity of an organization should be planned and should known by each and every employee of organization so that every employee know their extent of work and execute as per plan. This helps in achieve better internal control system. Then competent personnel क्या कौन होते हैं? Employees are the main key of an organization. The organization should hire competent employee means personnel with expertise, knowledge, skill, having higher qualification. By employing qualified personnel, the organization can strong the internal control system. Very good. Then authorization. Authorization क्या है? It means every work should be performed by every employee after authorization by superior authority. If a work is authorized by proper authority, it means it is a फ्री फ्रॉम मिस्टेकन, राइट। तो यहाँ पर 7 से 4 मार्क्स मिला है, बट ठीक ठाक लिखा है, बट फिर भी 4 मार्क्स मिला है। ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए था, जैसे कि ये सिर्फ कैंडिडेट ने सिर्फ 3 पॉइंट्स ही मेंशन किया है, राइट। तो यहाँ पर आज पर इंस्टीट्यूट में 7 पॉइंट्स लिखना था, जैसे कि फिनेंशियल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स, competent personnel, then division of work, then separation of operational responsibility from record keeping, then separation of the custody from of assets from accounting, authorization and managerial supervision and review, right? यहाँ पर 3 पॉइंट्स ही मेंशन किया है, इसलिए 4 मार्क्स मिला है, और 4 पॉइंट्स मेंशन करना चाहिए था, राइट। तो क्या क्या हेडिंग पॉइंट्स है? बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, नंबर 1 फिनेंशियल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। नंबर 2 कॉम्पिटेंट पर्सनल होना चाहिए। नंबर 3 डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। नंबर 4 सेपरेशन ऑफ ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम रिकॉर्ड कीपिंग। नंबर 5 सेपरेशन ऑफ द कस्टडी ऑफ एसेट्स फ्रॉम अकाउंटिंग। नंबर 6 ऑथराइजेशन एंड नंबर 7 मैनेजरियल सुपरविजन एंड रिव्यू, राइट। तो ऐसे ही 7 पॉइंट्स लिखना चाहिए था एंड एक्सप्लेनेशन करना चाहिए था, फिर भी यहाँ पर कैंडिडेट ने ओनली 3 पॉइंट्स मेंशन किया है, फिर भी मैं कैंडिडेट को 4 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 7 मार्क्स, राइट। ठीक ठाक प्रेजेंट किया है, सिर्फ क्या करना चाहिए था और 4 पॉइंट्स को ऐड करना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पर कैंडिडेट ने ऐड किया है 2 और पॉइंट्स, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ एसेट, सिक्योरिटी, राइट। बट सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स ठीक है, बट यहाँ पर जो सिक्योरिटी पॉइंट है ये गलत हो गया है, राइट। ये पॉइंट एक्चुअली रिलेवेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मार्क्स नहीं मिला है, ओके। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8A, प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। तो क्वेश्चन नंबर जो 8A है, 8A ये पूरा के पूरा गलत आंसर दिया है कैंडिडेट ने,
क्वेश्चन नंबर 8A में पूरा रंग हो गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8A में अच्छा 8A में 3 मार्क्स मिला है एंड 8B में 2 मार्क्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8A जो है प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। तो प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर के केस में कैंडिडेट को 3 मार्क्स मिला है, राइट। यहाँ पर तो गलत है बट फिर भी कैंडिडेट को 3 मार्क्स मिला है प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर के केस में, राइट। द कंपनी आफ्टर रिसीविंग ऑडिट रिपोर्ट शैल इन्फॉर्म CAG इन फॉर्म नंबर CRA4 विदिन 30 डेज ऑफ रिसीविंग ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, 2-3 पॉइंट ठीक ठाक है, इसलिए मार्क्स मिला है, राइट। देन आंसर टू क्वेश्चन नंबर अच्छा कैंडिडेट ने अगेन यहाँ पर प्रेजेंट किया है क्वेश्चन नंबर 8A का आंसर, राइट। पहले गलत हो गया है, अगेन कैंडिडेट ने फिर से यहाँ पर मेंशन किया है प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी, राइट। तो इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होगा एंड इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होगा। पहले कैंडिडेट ने मेंशन किया है इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी द फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 3 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फेलिंग इन व्हिच शेयरहोल्डर शैल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विद इन 60 days फ्रॉम फेल्योर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द मैक्सिमम टेन्योर टू अपॉइंट first auditor is non-government company is 120 days and the first auditor shall hold the office till the conclusion of first AGM. And in case of government company, candidate ने mention किया है in case of government company the appointment of first auditor is done by comptroller and auditor in general of India within 60 days of the commencement of business, failing which Board of Director shall appoint first auditor within 30 days from failure of CAG, and further if Board of Director fails to appoint, then shareholders shall appoint the first auditor within 60 days from failure of Board of Director. The first auditor should hold the office till the conclusion of first AGM, and the consolidated time limit to appoint first auditor in government companies is 120 days, right। तो यहाँ पर ऐसे ही कैंडिडेट ने मेंशन किया है, इसलिए यहाँ पर 3 मार्क्स मिला है। कैंडिडेट 8A एंड B में एक्चुअली 8A का जो वेटेज था 7 मार्क्स का, 8A का वेटेज था 7 मार्क्स एंड B का था 5 मार्क्स का, राइट। 7 + 5 12 मार्क्स का, कैंडिडेट को मिला है 5 मार्क्स ओनली, राइट। वो इसलिए क्योंकि कुछ पॉइंट्स जो है वो गलत हो गया है, इसका वजह से ओनली 5 मार्क्स मिला है, 3 मार्क्स 8A में एंड 2 मार्क्स B में, राइट। तो वो इसलिए है, एक्चुअली लिखना चाहिए था सेक्शन। पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन कैंडिडेट ने मेंशन नहीं किया है कहीं पे भी। देखो यहाँ पर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8A कहीं पे भी कैंडिडेट ने सेक्शन मेंशन नहीं किया है, राइट। तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, राइट। तो क्या होगा इन केस ऑफ अदर देन ए गवर्नमेंट कंपनी, राइट। तो यहाँ पर अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो पहले सेक्शन लिखना चाहिए था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 सब सेक्शन 6। इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 एंड इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पर लिखना चाहिए था सेक्शन 139 सब सेक्शन 7, राइट। 139 सब सेक्शन 7। तो यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट के कंपनी के केस में 139 सब सेक्शन 6 एंड गवर्नमेंट कंपनी के केस में सेक्शन 139 सब सेक्शन 7, राइट। तो पहले 6 आएगा जो कि गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, एंड देन सेक्शन 7 सब सेक्शन 7 139 है सेक्शन एंड सब सेक्शन है 7, राइट। तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 7 में गवर्नमेंट कंपनी आता है, राइट। देन क्या लिखना चाहिए था इन केस ऑफ ए अदर देन ए गवर्नमेंट कंपनी द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी अदर देन ए गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days
from the date of registration of the company, and in the case of failure of the board to appoint such auditor, it shall inform the members of the company who shall appoint such auditor within 90 days at an extraordinary meeting, right? तो यहाँ पर कैंडिडेट ने 90 डेज कहाँ पर भी नहीं लिखा है, राइट? तो विद इन 90 डेज क्या होना चाहिए था, an extraordinary meeting होना चाहिए था. The auditors so appointed shall hold office till the conclusion of the first annual general meeting, right? And in case of a government company, जो कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 में आता है, वहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, in the case of a government company or any other company owned or controlled directly या फिर indirectly by the central government or by the state government or governments or partly by the central government या फिर partly by one or more state governments, right? क्या ऐसा लिखना चाहिए था, in the case of a government company or any other company which is owned या फिर controlled by government company, directly हो या indirectly हो, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो या फिर सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा हो या फिर पार्टली बाई सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पार्टली बाई वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट? इन दैट केस द फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज. यहाँ पर कैंडिडेट ने प्रेजेंट किया है बट थोड़ा सा और सेंटेंस को ऐड करना चाहिए था, राइट? विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. एंड इन केस द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विच इज कॉल्ड CAG अगर अपॉइंट नहीं कर सके, इफ CAG डज नॉट अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन द अफोरसेड पीरियड, देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दैट इज BOD of the company shall appoint such auditor within the next 30 days. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, विद इन 30 डेज के अंदर अपॉइंटमेंट करेगा ऑडिटर को, राइट? फर्दर इन द केस ऑफ फेल्यूर ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन द नेक्स्ट 30 डेज, it shall inform the members of the company who shall appoint such auditor within 60 days, within 60 days, within the next 60 days, okay? The auditors who appointed shall hold office till the conclusion of the first annual general meeting, right? तो ऐसे ही प्रेजेंट करना चाहिए था, कैंडिडेट ने लिखा है बट थोड़ा सा और सेंटेंस को ऐड करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट मार्क, सो दैट फुल टू फुल मार्क्स मिल जाता था. ओके, फिर भी ठीक है, 5 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 12 मार्क्स. थ्योरी में इतना मार्क्स तो नहीं मिलता है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ता है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है. देन आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर 10 कैंडिडेट ने अटेंड किया है और 5 मार्क्स मिला है. क्वेश्चन नंबर 10 2 + 1 2, राइट? ऐसे करके 5 मार्क्स मिला है. तो क्वेश्चन नंबर 10, हियर इज क्वेश्चन नंबर 10, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 10 का वेटेज था एक्चुअली, अच्छा, शॉर्ट नोट्स टाइप 3 क्वेश्चन करना चाहिए था, शॉर्ट नोट्स टाइप 3 क्वेश्चन करना चाहिए था. And each question carries 4 marks. Each question carries 4 marks. Each question number जो 10 है, question number 10, each question carries 4 marks, right? 3 क्वेश्चन ही अटेंड करना है. Attempt only 3 क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स टाइप का. Attempt only 3. ओके, सो कैंडिडेट ने अटेंड किया है यहाँ पर जॉइंट ऑडिटर. एंड जॉइंट ऑडिटर का एडवांटेज क्या है, ऑडिट ऑफ री इशू ऑफ शेयर जो कि बाजेप्ती हो गया है, कैंसिल हो गया है, राइट? फॉरफिटेड हो गया है. एंड देन क्वेश्चन नंबर B जो कि है फीचर्स ऑफ इन्वेंट्री हैविंग इम्पैक्ट ऑन ऑडिट प्रोसीजर्स. ओके, तो यहाँ पर कैंडिडेट ने पहले शॉर्ट नोट्स A दैट इज जॉइंट ऑडिटर का एक्सप्लेनेशन किया है. तो कैंडिडेट ने ये लिखा है, जॉइंट ऑडिटर व्हेन ए कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑडिटेड बाय मोर देन वन क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट इज नोन एज जॉइंट ऑडिट, राइट? एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ जॉइंट ऑडिट? It reduces the work pressure as work is divided between joint auditor, right? And financial accounts are audited in a
brief manner, timely completion of audit, increase the accountability of audit report, stakeholder can completely rely on audit report, right? तो एक्चुअली जो जॉइंट ऑडिट होता है, जॉइंट ऑडिट में क्या होता है, व्हाट आर द एडवांटेज? लोअर वर्कलोड, एक तो वर्कलोड रिड्यूस होता है जो कि कैंडिडेट ने मेंशन किया है, देन टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क जो कि कैंडिडेट ने मेंशन किया है, एंड शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज का शेयरिंग हो सकता है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो सर्विस होता है वो इम्प्रूव होता है क्योंकि जॉइंट ऑडिट होने से वर्क डिवाइड, डेलीगेशन ऑफ वर्क होता है, एंड दैट्स वाई जो वो सर्विस का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होता है, देन हेल्दी कंपटीशन होता है, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड नॉलेज पूल। तो ये सब की पॉइंट्स ही लिखना था, फिर भी लिखा है कैंडिडेट ने, यहाँ पर 2 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 4। देन ऑडिट ऑफ फ्री इशू शेयर्स, जो शेयर कैंसिल हो गया है वहाँ पर 4 पॉइंट्स मेंशन किया है, अगेन यहाँ पर 2 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 4, 2 आउट ऑफ 4, 2 आउट ऑफ 4, यहाँ पर भी 2 आउट ऑफ 4, एंड क्वेश्चन नंबर डी में 1 मार्क्स मिला है, राइट? ठीक है, बट ऐसे करके कैंडिडेट को टोटल 58 मार्क्स मिला है, इंक्लूसिव ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, राइट? कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट टोटल 58 मार्क्स मिला है, विच इज़ वेल एंड गुड, राइट? तो कैंडिडेट ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एज वेल एज ऑल द थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जहाँ जहाँ पर हेडिंग देना चाहिए था, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए था, टेबल कैसे प्रिपेयर करना है, राइट? तो ये सब कैंडिडेट ने पूरे अच्छे से प्रिपेयर किया है। तो दिस इज इट ऑल अबाउट द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट फॉर कॉस्ट कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। और याद रखें कि सफलता का राज खुशी में है। अगर आप अपना काम पसंद करते हैं तो आप सफल होंगे। आगे बढ़ते रहें और यकीन रखें कि आप कर सकते हैं ये काम, और आप आधे रास्ते पर हैं, राइट? और एंड में याद रखें, सीएमए बनने के बाद आपके पास ना सिर्फ एक प्रेस्टिजियस डेजिग्नेशन होगी, बल्कि आपके कैरियर में नए अवसर भी मिलेंगे। आप फिनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग और बिजनेस स्ट्रैटेजी में एक्सपर्ट बनेंगे, जो आपको टॉप कंपनीज में लीडरशिप रोल्स के लिए क्वालिफाई करेगा। रिमेंबर, एंड सीएमए बनने के बाद आप एक सक्सेसफुल और रिवॉर्डिंग कैरियर एंजॉय कर सकते हैं, जो आपके और आपके परिवार के सपनों को साकार करेगा, राइट? विद दिस पॉजिटिव नोट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, एंड हैप्पी स्टडिंग।